Hello friends, today we have discussed chapter number 1 in chemistry, chemical reactions and equations. ठीक है, स्टैंडर्ड 10th साइंस के स्टार्ट कर रहे हैं आज से हम. देखिए चैप्टर 1 केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन. तो सबसे पहले तो हमें ये जान लेना पड़ेगा कि केमिकल रिएक्शन क्या होता है. ठीक है, सिचुएशंस जो हमारे डेली लाइफ में, हमारे आसपास के एटमॉस्फेयर में हम देखते हैं. देखिए कितने ऐसे एग्जांपल्स होते हैं. जैसे कि बात कर लें फर्स्ट एग्जांपल, मिल्क इज लेफ्ट देखिए कि मिल्क इज लेफ्ट एट रूम टेम्परेचर ड्यूरिंग समर. ठीक है, कि क्या होता है कि दूध को अगर हम गर्मी के दिनों में बाहर रख देते हैं तो क्या हो जाता है, दूध बिगड़ जाता है. सही बात है ना, देखा होगा आपने अपने घरों में जी. ओके, अभी ये क्यों बिगड़ा. ठीक है, तो दूध जब हम लाए थे उसके बाद ये दूध क्यों बिगड़ा. तो भाई क्यों एटमॉस्फेयर जो था वो क्या हो गया, हाई एटमॉस्फेयर, यानी कि हाई टेम्परेचर हो गया होगा. ठीक है ना, अब हाई टेम्परेचर हो गया तो दूध में क्या होगी, कोई केमिकल रिएक्शन हुई होगी जिससे दूध क्या हो गया, बिगड़ गया. ठीक है, दूसरी बात कर लेते हैं. एन आयरन तवा पेन नेल इज लेफ्ट एक्सपोज टू ह्यूमिड एटमॉस्फेयर. ठीक है, जैसे कि हमने देखा होगा कि आपने भी देखा होगा कि कोई भी आयन की चीज़ होती है ना. ठीक है, उसको आप क्या करेंगे कि अगर 2 से 3 महीने या 10 दिन 15 दिन 20 दिन आप क्या रख दें, खुले एटमॉस्फेयर में रख दें. ठीक है, तो क्या हो जाता है भाई, उसके ऊपर एक लेयर आ जाता है. देखा होगा आपने, ब्राउन कलर का शेप आ जाता है, यानी एक लेयर आ जाता है. अभी जो ब्राउन कलर का लेयर होता है, ओके, जिससे क्या हो गया, ये ब्राउन कलर का लेयर आया कैसे, पहले तो क्यों कि एटमॉस्फेयर में जब कोई चीज़ रहती है खुले एटमॉस्फेयर में तो उसके ऊपर क्या होता है फ्रेंड्स, कि वो कुछ ना कुछ केमिकल रिएक्शन हुई होगी. ठीक है ना, जिससे उसके ऊपर क्या हो गया, ये ब्राउन लेयर आ गया. ओके फ्रेंड्स, थर्ड बात कर लेते हैं, ग्रेप्स गेट फर्मिनेटेड. ठीक है, तो ग्रेप्स होते हैं, ग्रेप्स का पकना देखा होगा आपने. ग्रेप्स छोटे होते हैं, छोटे फिर बड़े 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 हो जाते हैं इस तरह से. ठीक है, इसके बाद हम देखते हैं फूड इज कुकड. हमारे घर में या आपके घर में खाना बनता होगा, देखा ही है. हाँ, अब खाना पक जाता है वो हमें कैसे पता चलता है फ्रेंड्स. हम तो जो कच्चा खाना ही डालते हैं ना, नीचे से बर्नर में से जो गैस होता है उसमें से हम क्या लगा देते हैं, बर्न करते हैं, उसको पकाते हैं, फ्राई करते हैं. ठीक है, फिर खाना अपने आप बन जाता है. ठीक है ना फ्रेंड्स, तो ये इन सब में क्या हुआ, केमिकल रिएक्शन, कहीं ना कहीं तो केमिकल रिएक्शन है. सही बात है, जो आपको सोचने पे मजबूर कर देता है कि भाई ऐसा क्यों हो रहा है. सही बात है ना. देखिए इसके बाद में फूड, और हम जो खाना खाते हैं, चलो खाना बनाने तक तो ठीक था, लेकिन हम जो खाना खाते हैं, है ना, तो वो खाना खाते हैं, फिर वो खाना डाइजेस्ट होता है हमारी बॉडी में. क्या हम देखने जाते हैं, नो, लेकिन डाइजेस्ट होता है, ये पता है ना फ्रेंड्स. हाँ, ऐसा कह सकते हैं कि एक सामान्य मनुष्य को, ह्यूमन को खाना डाइजेस्ट होने में लगभग 8 आवर्स का टाइम लगता है. कितने आवर्स, 8 आवर्स. और 8 आवर्स में तो हम लगभग 2-3 बार तो खा ही लेते हैं, है ना फ्रेंड्स. ओके, इसके बाद हम बात करते हैं वी रिस्पायर. हम सांस लेते हैं, है ना फ्रेंड्स. ऐसा तो है नहीं 5 मिनट सांस ले ली बस, अब 5 मिनट नहीं लेना है, ऐसा तो बिल्कुल भी नहीं है. ओके, तो इन सब में क्या है फ्रेंड्स, कहीं ना कहीं कोई ना कोई केमिकल रिएक्शन तो है ही, मौजूद है. सही बात है. ओके, अब केमिकल रिएक्शंस है तो इससे होता क्या है बेटा, कि आपको क्या होगा इससे, कि ये जो ऊपर की अपने जितनी भी सिचुएशंस पढ़ी, ठीक है, इन ऑल द अबव सिचुएशंस द नेचर and the identity of the initial substance has somewhat changed. We have
already learnt about a physical and chemical changes of matter in our previous classes. हम अपने पिछले क्लासेस में पढ़ चुके हैं कि केमिकल चेंज एंड फिजिकल चेंज, ठीक है ना। ओके, अब फिजिकल चेंज कैसे होता है फ्रेंड्स, ये तो आपको पता ही है। जैसे कि कोई बच्चा है, ठीक है, अब धीरे 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 बड़ा होगा, उसमें फिजिकल चेंज आने लगेंगे, सही बात है। ओके, केमिकल चेंज कैसे आएगा फ्रेंड्स, तो देखो जैसे कि आपने जो दूध था वो रखा, खुले एटमॉस्फेयर में रख दो, तो क्या होगा, दूध जो होगा उसमें कोई केमिकल रिएक्शंस होंगे, केमिकल रिएक्शंस होंगे तो दूध क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, फट जाएगा, यानी कि दूध बिगड़ जाएगा, ठीक है। तो ये सब हमने क्या कि पिछले वाले क्लासेस में हम ये सब पढ़ चुके हैं। अब हम थोड़ा आगे बढ़ेंगे कि इसमें होता क्या है और देखते हैं कि केमिकल रिएक्शंस जो है वो एक दो हम यहाँ पे वो देखेंगे एक्टिविटीज़, जिससे हमें पता चले पूरी तरह से कि केमिकल रिएक्शन क्या होता है, ठीक है। देखिए सबसे पहले हम देख लेते हैं एक्टिविटी 1.1, ठीक है। देखिए जैसे कि एक्टिविटी 1.1, ठीक है। अब कोई भी एक्टिविटी अगर आप स्कूल में करते हैं, ठीक है, घर पे तो करनी नहीं है, ओके फ्रेंड्स, स्कूल में कर रहे हैं तो उसके लिए क्या है, टीचर के असिस्टेंस होना ज़रूरी है। अपने इतने बड़े साइंटिस्ट तो है नहीं कि चलो एक्टिविटी कर लेते हैं ठीक है ना फ्रेंड्स। चलो देखिए, तो आप लोगों को क्या करना है कि टीचर सामने हो या टीचर से ही करवाइए, कुछ भी हो सकता है यार, हमें तो ऐसा पता नहीं है ना कि कौन सी केमिकल इक्वेशन में क्या होगा, सही बात है जी हाँ। तो बस ऐसी बात है। तो देखिए जैसे कि क्या, क्लीन अ मैग्नीशियम रिबन अबाउट 3 और 4 सेंटीमीटर लॉन्ग बाय रबिंग विथ अ सैंड पेपर, ठीक है। अपने को क्या करना है कि एक मैग्नीशियम की रिबन लेनी है, यानी मैग्नीशियम की एक पट्टी, यानी कि एक छड़ जो आती है, टुकड़ा, वो लेना है, ठीक है। अब क्या करना है, उसको किसी चिमटे के सहारे से पकड़ना है, एकदम एक्यूरेसी से, ठीक है, सावधानी से। अब आप उसे पकड़ते हैं, उसके बाद आपको उससे कहाँ ले जाना है कि जो बर्नर होता है, ठीक है, बर्नर है, उसके पास ले जाएंगे, ओके फ्रेंड्स, और क्या करेंगे, उसे स्टार्ट करेंगे जलाना। अब जब आप उसे जलाएंगे तो आपको एक क्या करना पड़ेगा, देखिए यहाँ पे कि होल्ड इट विथ अ पेयर ऑफ टंग्स, बर्न इट यूजिंग ए स्पिरिट लैम्प और burn and collect the ash so form in which a glass. Burn the magnesium ribbon, keeping it away as far as possible from ice, ठीक है फ्रेंड्स। देखिए जैसे कि आपको क्या करना है, मैग्नीशियम का एक टुकड़ा लेना है, उसको चिमटे से पकड़ना है, ठीक है, और चिमटे से पकड़ने के बाद उससे क्या करना है, हमें जलाना होगा। अब जलाएंगे तो क्या होगा, एस यानी कि राख उत्पन्न होगी, प्रोड्यूस होगी उसमें से। हाँ, अब जो राख उत्पन्न हो रही है, यानी कि जो एस उत्पन्न हो रही है, उसे हमें क्या करेंगे, एक डिश लाएंगे और उस प्लेट में क्या कर देंगे, उनको इकट्ठा करेंगे, ठीक है। ओके, यहाँ पे आपको ध्यान में रखने जैसी बात, दो बातें होंगी, ठीक है। कौन कौन सी, तो सबसे पहले तो ये कि जब भी आप ये जो एल्यूमिनियम की जो टुकड़ा है उसे जला रहे हैं, ठीक है, तो आपको जो लैम्प का जो बर्नर है उसका कलर देखना है, ठीक है, वो कौन से लौ से जल रहा है, कौन सी ज्योत के साथ जल रहा है, तो वो होगा वाइट फ्लेम। कौन सी फ्लेम, वाइट फ्लेम से जलेगा, ठीक है। और जो हमें एस मिलेगी, जो हमें क्या मिलेगी, एस मिलेगी, वो भी क्या होगी, हमें वाइट कलर की मिलेगी, ठीक है। अब हमने क्या किया फ्रेंड्स, मैग्नीशियम का टुकड़ा लिया, उसे चिमटे से पकड़ा, उसे हमने जलाया और वहाँ पे एक प्लेट रखी थी, प्लेट में जो भी एस आई यानी कि जो भी राख प्रोड्यूस हुई वो भी हमें क्या मिली, वाइट कलर की, और जो फ्लेम मिली वो भी हमें वाइट कलर की। ओके फ्रेंड्स, एक एक मार्क्स में ये क्वेश्चंस आपको पूछ सकते हैं। ओके, आगे मैंने बात की थी कि आप जब कोई भी एक्टिविटी कर रहे हैं तो इसमें सावधानी क्यों रखनी चाहिए आपको,
क्यों? क्योंकि मेरा एक्सपीरियंस शेयर करूं तो जब हम 11-12 साइंस में थे तो हमारे सर ने एक टेस्ट ट्यूब दी थी और टेस्ट ट्यूब में एक सॉल्यूशन बनाया था एसिड और कुछ मिला के। तो हमारे एक स्कॉलर थी, उसको कहा कि लो बेटा सूंघ के बताइए कैसी सुगंध आ रही है। कुछ नहीं, उसने इस तरह से सूंघा जैसे कि अनारकली कोई फूल सूंघ रही है, वहीं पर बेहोश। ओके फ्रेंड्स, इसीलिए हमको क्या थोड़ी सावधानी रखनी पड़ेगी, ठीक है। अब देखो आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे हमने जो ये कलेक्ट एस हुई है ये भी वाइट कलर की, फ्लेम जो थी वो भी वाइट कलर की। ओके फ्रेंड्स, ये दो चीज़ याद रखेंगे। आगे देखते हैं। यू मस्ट हैव ऑब्जर्व, हमने ऑब्जर्व किया। क्या ऑब्जर्व किया फ्रेंड्स? कि मैग्नीशियम रिबन बर्न्स विथ अ डेजलिंग वाइट फ्लेम, हमने देखा वाइट फ्लेम के साथ वो जल रहा था, एंड चेंजेस इनटू अ वाइट पाउडर, और किस में कन्वर्ट हो गया बेटा? वाइट पाउडर में कन्वर्ट हो गया। ओके, तो और ये जो वाइट पाउडर है ना फ्रेंड्स, ये जो वाइट पाउडर है ये हमें क्या मिला? मैग्नीशियम ऑक्साइड मिला। क्या मिला? मैग्नीशियम ऑक्साइड, ठीक है। इट इज फॉर्म ड्यू टू द रिएक्शन बिटवीन मैग्नीशियम एंड ऑक्सीजन प्रेजेंट इन द एयर। ओके, अब ऑक्सीजन कहाँ से आ गई? ये तो हमने ली नहीं थी ना, हमने तो क्या लिया था? मैग्नीशियम का एक टुकड़ा लिया था जिसे हमने धीमी आंच पे जलाया था, ठीक है, बर्नर से। ओके, अब मैग्नीशियम कैसे आ गई? तो आपको पता है कि भाई बर्न करने के लिए जो जरूरी गैस है वो कौन सी है? तो ऑक्सीजन, सही है ना। इसीलिए यहाँ पे क्या हुआ? तो एक रिएक्शंस यहाँ पे हुई, किसके किसके बीच में? मैग्नीशियम के बीच में और ऑक्सीजन के बीच में, ठीक है, जिससे हमें क्या मिला? मैग्नीशियम डाइऑक्साइड, ठीक है, हमें क्या मिला? मैग्नीशियम ऑक्साइड। ओके, अब ये जो रिएक्शन हुई, ठीक है, इसको हम अगर आगे देखते हैं, चलो कोई बात नहीं। एक्टिविटी 1.2 देखिए, दूसरी एक्टिविटी समझते हैं। ये तो समझ में आ गया ना फ्रेंड्स कि मैग्नीशियम रिबन। ओके, एक्टिविटी 1.2 इसमें क्या दिया है बेटा? टेक लेड नाइट्रेट सॉल्यूशन इन अ टेस्ट ट्यूब, ठीक है। आपको क्या करना है? लेड नाइट्रेट का एक सॉल्यूशन लेना है टेस्ट ट्यूब में, ठीक है। एड अ पोटेशियम आयोडाइड सॉल्यूशन इन दिस, और क्या करना है? पोटेशियम आयोडाइड का भी सॉल्यूशन इसमें लेना है, ठीक है। अब देखो लेड नाइट्रेट का सॉल्यूशन आप जब लेंगे, ठीक है ना, तो ये सॉल्यूशन किस कलर का होगा? तो ये होगा आपका कलरलेस। कैसे होगा? कलरलेस होगा, ठीक है। ओके, और वैसे ही अगर आप ऐड पोटेशियम आयोडाइड सॉल्यूशन लेंगे वो भी कैसा होगा? कलरलेस होगा, ठीक है। ओके, पोटेशियम आयोडाइड का जो सॉल्यूशन होगा वो होगा आपके येलो कलर का। कैसे कलर का होगा फ्रेंड्स? येलो कलर का। ओके, चलिए आगे देखते हैं। एक्टिविटी 1.3 देखिए, टेक अ फ्यू जिंक ग्रेनल्स इन अ कॉनिकल फ्लास्क और अ टेस्ट ट्यूब। हमको क्या करना है? थोड़े से जिंक के टुकड़े ले लेने हैं, ठीक है, जिंक मेटल जो आती है ना उसके थोड़े से हमें टुकड़े ले लेने हैं। अब क्या करेंगे? ऐड dilute हाइड्रोक्लोरिक एसिड और सल्फ्यूरिक एसिड टू दिस। हमें देखिए जिसकी फिगर में दिया हुआ है हमें कि हमें क्या करना है कि जिंक ग्रेनल्स लेना है और उसको कॉनिकल फ्लास्क में या फिर एक टेस्ट ट्यूब में हमें डालना है, ठीक है। उसमें हम क्या ऐड करेंगे? तो dilute हाइड्रोक्लोरिक एसिड और सल्फ्यूरिक एसिड, ठीक है। अब देखो यहाँ पे भी क्वेश्चन लिखा है कि हैंडल द एसिड विथ अ केयर, ठीक है, जैसे कि मैंने आपको एग्जांपल दिया इस तरह से हमें भी इसमें भी जो एक्टिविटी कर रहे हैं उसमें क्या रखना पड़ेगा? हमें केयर रखनी पड़ेगी। देखिए अब यहाँ पे आपको एक कॉनिकल फ्लास्क दिख रहा होगा, ठीक है ना फ्रेंड्स। यहाँ पे हमने क्या किया? कॉनिकल फ्लास्क में जिंक ग्रेनल्स ले लिए, ठीक है, और इसमें धीरे धीरे dilute सल्फ्यूरिक एसिड हमने ऐड किया, ठीक है, दिख रहा है। ओके,
ये ऐड करने के बाद हम क्या करेंगे, ऊपर से जो फ्लास्क होगा, ठीक है हमारा, उसे हम पूरी तरह से कॉर्क की मदद से बंद कर देंगे, क्लोज कर देंगे एकदम, ठीक है। अब क्या होता है कि डिल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड और जिंक ग्रेनल्स को मिलाने से क्या होगा, इन दोनों के बीच रिएक्शंस होगी, ठीक है। अब रिएक्शंस होगी तो कुछ ना कुछ तो प्रोड्यूस होगा। बताया जैसे अपन ने आगे पढ़ चुके हैं कि केमिकल रिएक्शंस होंगी तो कुछ ना कुछ तो प्रोड्यूस होता ही है। तो देखिए, तो यहाँ पे क्या होगा फ्रेंड्स कि इन दोनों के बीच में रिएक्शंस होगी तो हमें क्या प्रोड्यूस होगा, H2 गैस। H2 गैस यानी हाइड्रोजन गैस, ठीक है। यहाँ पे हमें क्या मिल गया, हाइड्रोजन गैस। ओके फ्रेंड्स, अब देखिए हमने क्या देखा कि हमने यहाँ पे तीन एक्टिविटीज़ की, एक्टिविटी 1.1, एक्टिविटी 1.2 और एक्टिविटी 1.3, ठीक है। फर्स्ट एक्टिविटी कौन सी थी फ्रेंड्स, तो हम देख लेते हैं। मैग्नीशियम की जो रिबन थी उसे हमने फ्लेम के साथ जलाया था, ठीक है ना। अब क्या हुआ था कि वाइट पाउडर हमें प्रोड्यूस किया था, ठीक है। वो वाइट पाउडर क्या था फ्रेंड्स, तो हमें पता है मैग्नीशियम ऑक्साइड, ठीक है। अब देखते हैं सेकंड की बात कर लेते हैं। तो सेकंड में हमने क्या किया था फ्रेंड्स, लेड नाइट्रेट सॉल्यूशन और पोटेशियम आयोडाइड सॉल्यूशन, इन दोनों को ऐड किया था। थर्ड की बात कर लेते हैं। तो हमने जिंक के ग्रेनल्स, जिंक के थोड़े टुकड़े और डिल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड हमने ऐड की थी, ठीक है, जिससे हमें क्या हुआ, हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस की, ठीक है। अब देखिए कि जब भी हम कोई भी केमिकल रिएक्शंस करते हैं तो हमें चार टाइप के चेंजेस देखने को मिलते हैं। कौन से होते हैं, तो देखिए सबसे पहला चेंज होता है चेंज इन स्टेट, ठीक है। चेंज इन स्टेट यानी क्या, पहले तो आपको स्टेट्स आने चाहिए, आते हैं ना। 3 टाइप्स ऑफ स्टेट होते हैं फ्रेंड्स, लिक्विड स्टेट, सॉलिड स्टेट, गैसीय स्टेट है। ओके, इसके बाद दूसरी बात कर लेते हैं। तो चेंज इन कलर चेंज होता है, ठीक है ना। जैसे कि कोई भी आप एक्टिविटी ऐसी कीजिए कि जिसमें क्या हो, चेंज कलर होता हो। थर्ड बात कर लेते हैं हम, इवोल्यूशन ऑफ गैस क्या हो, प्रोड्यूस हो या तो शोषित हो जाए। सही बात है। यहाँ पे जहाँ हमने एक्टिविटी 3 की तो यहाँ पे क्या हुआ फ्रेंड्स, H2 गैस प्रोड्यूस हुई, ठीक है। आगे हम ऐसी एक्टिविटीज़ भी देखेंगे कि जहाँ पे क्या होगा कि H2 गैस या कोई भी गैस होगी उसका शोषण हो जाएगा, ठीक है। 3 हो गए। फर्स्ट तो चेंज इन स्टेट, सेकंड चेंज इन कलर, थर्ड इवोल्यूशन ऑफ अ गैस, ठीक है। फोर्थ नंबर देखते हैं, चेंज इन टेम्परेचर। टेम्परेचर में भी क्या होगा फ्रेंड्स, चेंजेस होता है। टेम्परेचर कभी कभी राइज हो जाता है, कभी कभी टेम्परेचर डिक्रीज हो जाता है, ठीक है। इस तरह से टेम्परेचर में भी क्या होगा, चेंज होगा, ठीक है फ्रेंड्स। देखो, we observe the changes around us, we can see that there is a larger variety of chemical reactions taking place around us। हम जो हमारे आसपास के जितने भी चेंजेस देखते हैं, ठीक है, उससे हमें क्या देखने को मिलता है फ्रेंड्स, तो लार्ज वेराइटी ऑफ केमिकल रिएक्शंस टेकिंग प्लेस अराउंड अस। तो कुछ ना कुछ केमिकल रिएक्शंस तो वहाँ पर होती है, जैसे हमने ऊपर देखी थी, ठीक है। तो वी विल स्टडी अबाउट द वेरियस टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस एंड देयर सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन इन दिस चैप्टर। यहाँ पे हम बहुत सारे केमिकल रिएक्शंस पढ़ने वाले हैं, ठीक है। ओके, अब देखिए सबसे पहले हम बात कर लेते हैं केमिकल इक्वेशंस की। देखो, केमिकल रिएक्शन आपको पता चल गया कि क्या होता है केमिकल रिएक्शंस। 3 एक्टिविटीज़ भी पढ़ ली हमने, ठीक है ना फ्रेंड्स। ओके, उसके बाद में हमने देखा कि जो एक्टिविटीज़ की उसके बाद में हमारे जो केमिकल रिएक्शन है उसमें क्या क्या चेंजेस आते हैं। सही बात है, क्या क्या चेंज आते हैं। तो पहला हमने देखा था चेंज इन स्टेट, चेंज इन कलर, इवोल्यूशन ऑफ अ गैस,
चेंजिंग इन टेम्परेचर, ठीक है, ये 4 आपको याद रखना है। ओके फ्रेंड्स, चलिए अब हम समझ लेते हैं कि ये केमिकल रिएक्शंस हुई। अब इन केमिकल रिएक्शंस में कुछ ना कुछ तो केमिकल इक्वेशंस हुई होंगी, ठीक है। उन इक्वेशंस के बारे में हम थोड़ा देख लेते हैं। देखिए, जैसे कि हमने पहली बात की, कौन सी बात की थी फ्रेंड्स, को एक्टिविटी 1.1 वापस से हम याद करते हैं। चलिए, कौन सी थी कि भाई मैग्नीशियम की रिबन ली थी, उसे हमने जलाया था और हमें क्या मिल गया, मैग्नीशियम ऑक्साइड, ठीक है। तो देखिए, ओके, हमने क्या किया, व्हेन अ मैग्नीशियम रिबन इज बर्न इन ऑक्सीजन इट गेट्स कन्वर्टेड इन अ मैग्नीशियम ऑक्साइड। सही है, हमने जो मैग्नीशियम रिबन को जलाया था ऑक्सीजन की उपस्थिति में, हाजिरी में, प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, तो हमें कन्वर्ट हो गया किस में, मैग्नीशियम ऑक्साइड में। अब ये जो डिस्क्रिप्शन होता है, ठीक है, ये जो पूरा जो हमने रिएक्शन बताया, चलो ये तो छोटा ही रिएक्शन है, ऐसी बात है नहीं कि मैग्नीशियम रिबन उसे हमने प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन में जलाया तो हमें क्या कन्वर्ट हो गया बेटा, मैग्नीशियम ऑक्साइड में कन्वर्ट हो गया। ओके फ्रेंड्स, तो ये छोटी रिएक्शंस थी, तो जिसे हम लिखकर बता सकते हैं, लेकिन बड़ी बड़ी रिएक्शंस जिसे हम लिखने में क्या हो, सूटेबल ना हो, उनके लिए साइंटिस्ट ने क्या किया कि एक इक्वेशन शॉर्ट फॉर्म लाए कि जिसे हम इक्वेशन फॉर्म में लिख सकें, जिससे हमें पूरी की पूरी प्रोसेस भी पता चल जाए, ठीक है, और हमारा थोड़ा भी काम भी बच जाए, स्मार्ट वर्क की तरह, ठीक है ना। तो देखिए, हमने क्या किया था फ्रेंड्स, मैग्नीशियम और ऑक्सीजन, हमने मैग्नीशियम और ऑक्सीजन ली थी, हमें क्या प्रोड्यूस हुआ, मैग्नीशियम ऑक्साइड, ठीक है ना फ्रेंड्स। ओके, अब देखिए, कोई भी प्रोसेस हो, कोई भी रिएक्शंस हो, तो इसमें रिएक्टेंट्स होंगे जो अपने आसपास के जितने भी एलिमेंट्स हैं इनके साथ क्या करेंगे, रिएक्ट करेंगे, ठीक है ना। यहाँ पर हम मैग्नीशियम और ऑक्सीजन को हम क्या कह देंगे, रिएक्टेंट्स, ठीक है। ओके, दो रिएक्टेंट्स रिएक्ट करके हमें क्या बनाएंगे फ्रेंड्स, प्रोडक्ट बनाएंगे, क्या बनाएंगे, प्रोडक्ट बनाएंगे। ओके, देखते हैं यहाँ मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन क्या हुआ, मैग्नीशियम ऑक्साइड। ओके फ्रेंड्स, पता चल गया, मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन गिव्स मैग्नीशियम ऑक्साइड। ओके, यहाँ पर हम एक दो चीज़ अब याद रखेंगे, किस तरह से, तो देखो, फर्स्ट तो ये कि हमेशा क्या होता है कि जो रिएक्टेंट्स होते हैं, ठीक है ना, रिएक्टेंट्स जो होते हैं जैसे कि मैग्नीशियम और ऑक्सीजन, जो ये इक्वेशन हो गई पूरी की पूरी, है ना, इसके राइट हैंड साइड, कहाँ पर फ्रेंड्स, राइट हैंड साइड, राइट हैंड साइड में लिखते हैं। ओके, ओके, देखो, कोई भी रिएक्टेंट्स होंगे जिसे हम कौन सी साइड लिखेंगे फ्रेंड्स, LHS। ओके, कहाँ पे लिखेंगे, LHS में, लेफ्ट हैंड साइड। ओके, और जो बनने वाले प्रोडक्ट होंगे उनको हम कहाँ लिखेंगे फ्रेंड्स, राइट हैंड साइड में। ओके, देखिए, अब क्या होता है कि जो रिएक्टेंट्स होते हैं, एक रिएक्टेंट्स तो होगा नहीं कि जिससे प्रोडक्ट बन जाए, एक से ज़्यादा ही रिएक्टेंट्स होते हैं। इसके लिए रिएक्टेंट्स के बीच में हम क्या लगा देते हैं फ्रेंड्स, प्लस की साइन लिख देते हैं। क्या लिख देते हैं, प्लस की साइन। ओके, देखिए आगे देखते हैं। ये तो था आपको केमिकल इक्वेशन लिखने का तरीका कि भाई आप लोग याद रखेंगे कि शॉर्टर फॉर्म में कोई भी इक्वेशन हो उसको कैसे लिखा जाता है, तो हमने यहाँ पे डायरेक्टली बता दिया। जैसे कि हमने पूरी एक्टिविटी अगर हम लिख के बताएं, उससे अच्छा हम स्मार्ट वर्क कर सकते हैं फ्रेंड्स। जैसे कि हमने क्या किया था, मैग्नीशियम और ऑक्सीजन इन दोनों को प्लस किया
हमें क्या मिल गया, मैग्नीशियम ऑक्साइड। ठीक है, अब देखो द सब्सटेंस डेट अंडरगोस केमिकल चेंजेस इन द रिएक्शन 1.1 मैग्नीशियम एंड ऑक्सीजन आर द रिएक्टेंट्स। जैसा मैंने समझाया कि इन दोनों को हम क्या बोलेंगे, रिएक्टेंट्स बोलेंगे। द न्यू सब्सटेंस इज मैग्नीशियम ऑक्साइड फॉर्मिंग ड्यूरिंग अ रिएक्शन। ठीक है, यानी कि रिएक्शन के दौरान हमें एक न्यू सब्सटेंस मिला जिसे हम एज अ प्रोडक्ट लेंगे। क्या लेंगे, एज अ प्रोडक्ट। ठीक है, ओके। अब जैसा कि मैंने बताया कि आपको क्या करना है कि रिएक्टेंट्स जो हैं उनके हमेशा रखेंगे LHS में, लेफ्ट हैंड साइड में, और इनको रखेंगे राइट हैंड साइड में। ठीक है फ्रेंड्स, देख लेते हैं। और इनके बीच में हम क्या लिख देंगे, प्लस की साइन बिटवीन देम। ओके, सिमिलरली प्रोडक्ट्स राइटन ऑन द राइट साइड विथ अ प्लस बिटवीन देम। ओके फ्रेंड्स, कंप्लीट। यहाँ पर केमिकल इक्वेशंस भी कंप्लीट हो गया, केमिकल्स रिएक्शंस भी हमने देख ली, केमिकल इक्वेशन कैसे लिखते हैं ये भी देख लिया। ओके, अब साइंटिस्ट ने क्या किया कि जैसे कि हमने ये लिखा कि मैग्नीशियम और ऑक्सीजन, ठीक है ना। अब ये लिखने में भी हमारा टाइम कंज्यूमिंग तो होगा ही होगा, इसीलिए अब साइंटिस्ट ने क्या किया, थोड़ी और रिसर्च करके कि हम इसे और भी स्मार्ट तरीके से कैसे लिख सकते हैं। ओके, तो देखिए, राइटिंग अ केमिकल इक्वेशन, राइटिंग अ केमिकल इक्वेशन कैसे लिखते हैं। तो इज देयर एनी अदर शॉर्टर वे ऑफ रिप्रेजेंटिंग केमिकल इक्वेशन। क्या हम केमिकल इक्वेशन जो हमने ऊपर देखी कि मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन गिव्स मैग्नीशियम ऑक्साइड, ठीक है ना, तो वो जो शॉर्टर वे हमने देखा था उससे भी कोई शॉर्ट वे है तो देखते हैं। तो केमिकल इक्वेशन कैन बी मेड मोर कॉन्साइज एंड यूजफुल इट वी यूज केमिकल फॉर्मूला इंस्टेड ऑफ वर्ड्स। केमिकल फॉर्मूला स्टैंडर्ड 9 हम याद करेंगे, जिसमें चैप्टर नंबर 3 और 4 जहाँ पर आपको केमिकल फॉर्मूला दिए हुए थे, याद हो तो थोड़ा सा अपने प्रीवियस क्लासेस में चले जाते हैं, थोड़ा याद कर लेते हैं फ्रेंड्स। देखिए, जैसे कि मैं बात करूं Al, ठीक है, तो Al क्या हो गया, एल्यूमिनियम। फिर बात करूं Fe, क्या हो गया, आयन। ओके, उसके बाद में बात कर लेते हैं Ar, तो हमारा आर्गन हो गया। इसके बाद में हम बात कर लेते हैं S फॉर सल्फर। ओके, इसके बाद में हम बात कर लेते हैं C की बात कर लेते हैं, C फॉर हो गया कॉपर। चलो, इसके बाद में हम बात कर लेते हैं Ca। Ca क्या होगा फ्रेंड्स, याद होना चाहिए आप लोगों को। केमिकल फार्मूला अगर आपको याद नहीं होंगे तो आप केमिकल इक्वेशंस कैसे लिख सकेंगे। तो देखिए, Ca यानी कैल्शियम। ओके, फिर बात कर लेते हैं CO। चलो, इसे क्या कहते हैं फ्रेंड्स, कैपिटल C कैपिटल O, तो कार्बन मोनोऑक्साइड। ठीक है, आगे बात कर लें CO2 हमारा जाना पहचाना कार्बन डाइऑक्साइड, H2 हाइड्रोजन, O2 ऑक्सीजन। ठीक है, तो ऐसे बहुत सारे केमिकल फार्मूलाज हैं जो हमें 9th में पढ़ चुके हैं। ठीक है ना फ्रेंड्स। ओके, आपकी जानकारी के लिए मैं एक जानकारी बढ़ाने के लिए एक फार्मूला आपको बता देता हूँ मैं, वो आप याद रखेंगे और किसी को भी आप ऐसे हो तो पूछ सकते हैं। देखिए, जैसे कि मैं बात करूँ, आपने सुना होगा टंगस्टन, ठीक है ना फ्रेंड्स।
टंगस्टन की बात कर लूँ तो क्या आप लोग मुझे बता सकते हैं टंगस्टन का केमिकल फार्मूला क्या होता है? ओके, तो टंगस्टन का फार्मूला होता है W। क्या होता है? W। ओके, याद रखना है। चलिए देखिए, अब हम बात करते हैं। तो हमने जो पहले एक्टिविटी देखी, मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन गिव्स मैग्नीशियम ऑक्साइड, ठीक है। देखिए, तो हमें तो ये याद होना चाहिए, मैग्नीशियम की केमिकल फार्मूला याद होना चाहिए, है ना फ्रेंड्स। मैग्नीशियम का केमिकल फार्मूला Mg, ठीक है। ऑक्सीजन का केमिकल फार्मूला O2, ठीक है। O2 क्यों आया? क्योंकि ये क्या होता है? डायटोमिक होता है। देखा हो तो पढ़ेंगे, चैप्टर नंबर 4 में आपको पता चल जाएगा O2 और H2 के बारे में। देखिए Mg, ये हम देखते हैं कि ये मैग्नीशियम हो गया Mg, ऑक्सीजन का O2 हो गया, और हमें क्या मिल गया? MgO, यानी कि मैग्नीशियम ऑक्साइड, ठीक है। यानी साइंटिस्ट ने रिसर्च करके ये एकदम इजी वे, शॉर्टर वे केमिकल इक्वेशन लिखने का हमें बताया है, ठीक है। लेकिन इसके लिए फर्स्ट टर्म क्या है कि आपको केमिकल फार्मूला आने चाहिए, सही ना फ्रेंड्स। अगर केमिकल फार्मूला ही नहीं आएंगे तो आपको फिर केमिकल इक्वेशन लिखना भी नहीं आएगा। चलो देखते हैं। अब केमिकल हमने देख लिया, रिएक्शंस देख ली, एक्टिविटीज़ भी देख ली, केमिकल रिएक्शंस में क्या क्या चेंजेस होते हैं वो भी देख लिए, केमिकल इक्वेशन कैसे लिखते हैं वो भी देख लिया, शॉर्टर वे जो है Mg+O2 MgO, ये भी हम समझ गए कि ये कैसे लिखना है, इसके लिए क्या नेसेसरी है। अब देखो, अब यहाँ पर जो हमने लिखा है Mg+O2 गिव्स MgO, ठीक है ना। तो ये जो इक्वेशन है, क्या ये बैलेंस है? अब बैलेंस इक्वेशन और अनबैलेंस इक्वेशन, ये दो आपको समझनी पड़ेगी पहले, ठीक है। तो देखो, बैलेंस इक्वेशन यानी क्या? तो आप स्टैंडर्ड 9th में पढ़ चुके हैं, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास पढ़ चुके हैं ना फ्रेंड्स, याद करें थोड़ा सा। देखिए कि हमने ऐसा पढ़ा था कि एनर्जी नाइदर बी क्रिएटेड और नॉर बी डिस्ट्रॉयड, ऐसा ही था ना कुछ, कि एनर्जी को हम ना तो उत्पन्न कर सकते हैं और ना उसे नष्ट कर सकते हैं, बस उसका एक फॉर्म में से दूसरे फॉर्म में क्या कर सकते हैं? ट्रांसफ़र कर सकते हैं, ठीक है ना फ्रेंड्स। ओके, तो जो बैलेंस इक्वेशन और अनबैलेंस इक्वेशन है वो भी यही याद रखना है हमें, जो फॉर्मूला है वो, ठीक है। जो लॉ हमने पढ़ा कि कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी ऑफ लॉ, ठीक है, एनर्जी ऑफ मासेस। तो देखिए यहाँ पर हम देखते हैं Mg और O2, ठीक है। तो एक चीज़ आप याद रखिए कि अगर हम, सिंपल एग्जांपल मैं आपको बताता हूँ, अगर हम एक गिलास पानी लेते हैं, ठीक है, एक गिलास पानी लेते हैं, उसमें नींबू पानी बनाने के लिए एक गिलास हमने पानी लिया, ठीक है फ्रेंड्स, और उसमें 1 स्पून शुगर ऐड कर दी, ठीक है। क्या किया हमने? एक गिलास वाटर पानी लिया, 1 स्पून शुगर ऐड के डाल दी, ओके। इसके बाद में लेमन उसमें डालेंगे हम, ठीक है ना फ्रेंड्स। अब क्या होगा कि आप देखेंगे कि देखो, वाटर हमने ले लिया, शुगर हमने ले ली और लेमन, तीनों को मिक्स करेंगे। अब ये तीनों मिक्स होके क्या होगा बेटा कि इनमें रिएक्शंस होगी, अंदर ही अंदर रिएक्शन करेंगे, हाँ रिएक्शन करेंगे
तो उसके बाद में हमें प्रोडक्ट के रूप में क्या प्रोड्यूस होगा, तो लेमन जूस प्रोड्यूस हो जाएगा हमारा, ठीक है ना। ओके, अब लेमन जूस प्रोड्यूस हो गया तो ऐसा तो है नहीं कि हमने 1 ग्लास वाटर लिया, ठीक है, और उसमें 1 स्पून शुगर डाली तो हमें 1.5 ग्लास 1/2 या थोड़ा ज़्यादा हमें लेमन जूस मिलेगा। बिल्कुल नहीं फ्रेंड्स, अगर हमने 1 ग्लास लेमन जूस लिया है तो हम 1 ग्लास लेमन जूस ही मिलेगा हमें प्रोड्यूस होके, ठीक है। तो इससे हम क्या कह सकते हैं फ्रेंड्स, तो हमने जैसे कि वो फॉर लॉ हम याद करें वापिस से कि एनर्जी नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, ठीक है ना। एनर्जी को हम ना तो उत्पन्न कर सकते हैं ना उसे नष्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो ऐसा ही कुछ केमिकल इक्वेशन में भी होता है, जो बैलेंस इक्वेशंस होती है, ठीक है ना, जो बैलेंस इक्वेशंस होती है। तो उनमें क्या होता है कि राइट हैंड साइड ऑफ दी, यानी कि राइट हैंड साइड में क्या होता है फ्रेंड्स बताइए, ये हो गया हमारा रिएक्टेंट्स और ये हो गया हमारा प्रोडक्ट, ठीक है। अब रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट दोनों के एलिमेंट्स जो मॉलिक्यूल है वो सेम होने चाहिए, सही बात है ना, दोनों सेम होने चाहिए, हाँ, राइट हैंड साइड और लेफ्ट हैंड साइड में। तो देखिए यहाँ पे हम चेक करते हैं, Mg का मॉलिक्यूल देखते हैं तो 1 है, यहाँ पर Mg का मॉलिक्यूल देखते हैं वो भी 1 है, ठीक है। तो Mg का मॉलिक्यूल हमने देखा तो यहाँ पर भी 1 है, और रिएक्टेंस में देखते हैं तो वहाँ पर भी 1 है, ठीक है, रिएक्टेंस और प्रोडक्ट दोनों में। ऑक्सीजन की बात कर लें तो वो है 2 मॉलिक्यूल, ठीक है, लेकिन यहाँ देखेंगे तो ओनली 1 मॉलिक्यूल है, ठीक है। ऑक्सीजन जो है वो यहाँ पर 2 मॉलिक्यूल है और यहाँ पर ओनली 1 मॉलिक्यूल। तो ये जो हमारी इक्वेशन है वो बैलेंस इक्वेशन हो सकेगी नहीं, सही बात है। वैसे मैंने आपको पहले समझा दिया कि क्यों हम इसे बैलेंस इक्वेशन नहीं बोलेंगे फ्रेंड्स, क्योंकि रिएक्टेंस का जो क्या होता है, मॉलिक्यूल होता है, ठीक है ना, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल ऑफ एलिमेंट्स इन अ रिएक्टेंस वही बराबर होना चाहिए किसके, कि नंबर ऑफ प्रोडक्ट के, मॉलिक्यूल्स ऑफ प्रोडक्ट के, ठीक है। अब देखिए काउंट एंड कंपेयर द नंबर ऑफ एटम्स ऑफ ईच एलिमेंट ऑन द लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड ऑफ द एरो। हमने काउंट कर लिया, इज द एटम्स ऑफ ईच एलिमेंट द सेम एंड द बोथ साइड, इफ यस देन द इक्वेशन इज बैलेंस, ठीक है। क्या बोला मैंने कि बोथ साइड हमें क्या करना है, एटम्स की नंबर ऑफ एटम्स इफ ईच एलिमेंट सेम है या नहीं ये देखना है, ठीक है। अगर सेम है तो हम कह सकेंगे कि ये इक्वेशन कैसी है हमारी, बैलेंस है, ठीक है। ओके, इफ नॉट, अगर नहीं है तो क्या कहेंगे, देन द इक्वेशन इज अनबैलेंस, ठीक है। तो हम क्या कह सकते हैं, इक्वेशन इज अनबैलेंस, ठीक है। क्यों, क्योंकि द मास इज नॉट द सेम ऑन बोथ साइड ऑफ द इक्वेशन। जो मास है वो रिएक्टेंस और प्रोडक्ट दोनों का सेम है नहीं, ठीक है। इसीलिए हम ऐसी जो इक्वेशंस होंगी उसे हम क्या कहेंगे, अनबैलेंस इक्वेशंस, ठीक है। ओके, तो सच अ केमिकल इक्वेशंस इज अ स्कैटल chemical equations or a reactions is a scattered chemical equations for burning of magnesium in air, ये जो हमने देखा, ठीक है, Mg plus O2 gives MgO, ठीक है। चलिए अब आगे देखते हैं हम बैलेंस केमिकल इक्वेशंस, ठीक है। देखिए रिकॉल द लॉ ऑफ कंजर्वेशन मास, स्टडी 9, मास कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड इन केमिकल रिएक्शंस, ठीक है। कि कोई भी केमिकल रिएक्शंस हो तो उसमें जो एनर्जी हो या कोई मास हो
नाइदर बी क्रिएटेड, ना तो क्रिएट होगा नॉर बी डिस्ट्रॉयड, ठीक है। डेट इज द टोटल मास ऑफ द एलिमेंट प्रेजेंट इन द प्रोडक्ट ऑफ अ केमिकल रिएक्शंस हैज टू इक्वल द टोटल मास ऑफ द एलिमेंट प्रेजेंट इन द रिएक्टेंट्स, ठीक है ना फ्रेंड्स। जैसे कि जो एलिमेंट्स के मास हमको रिएक्टेंट्स में मिल रहे हैं, ठीक है, वो के वही हमें किस में होने चाहिए, प्रोडक्ट में, ठीक है। तभी हम ऐसी इक्वेशंस को हम क्या बोल पाएंगे फ्रेंड्स, तो बैलेंस इक्वेशंस, ठीक है। देखिए अब कोई भी इक्वेशंस बैलेंस ना हो तो उसे बैलेंस करना पड़ता है, ठीक है। एग्जाम में 1 या 2 मार्क्स में पूछ सकते हैं क्वेश्चंस कि केमिकल इक्वेशंस बैलेंस कीजिए आप, ठीक है। देखिए in other words the number of atoms of each element remains the same before and after chemical reactions, hence we need to balance a scatter chemical equation। हमें क्या करना पड़ता है कि ऐसी इक्वेशंस को बैलेंस करना पड़ता है, ठीक है, स्टेप बाय स्टेप। ओके, देखिए फर्स्ट इक्वेशन है यहाँ पे जिंक प्लस सल्फ्यूरिक एसिड गिव्स, हमें क्या मिलता है, जिंक सल्फेट प्लस हाइड्रोजन, ठीक है। ओके तो ये तो हमें वर्ड में लिखी हुई है फ्रेंड्स कि जिंक प्लस सल्फ्यूरिक एसिड गिव्स जिंक सल्फेट प्लस हाइड्रोजन, ठीक है ना। ओके अब हम इसे थोड़ा शॉर्ट फॉर्म में लिख देते हैं। तो जिंक Zn, सल्फ्यूरिक एसिड पता होना चाहिए जिसे हम हाइड्रोजन सल्फेट भी कह सकते हैं H2SO4। ओके जिंक सल्फेट ZnSO4 और हाइड्रोजन तो H2, ठीक है फ्रेंड्स। ओके अब हम क्या करेंगे कि जो रिएक्टेंट्स है और जो प्रोडक्ट है, ठीक है, इन दोनों के एवरी एलिमेंट यानी कि ईच एलिमेंट के हम मास को काउंट करेंगे, ठीक है। और रिएक्टेंट्स यानी कि LHS और RHS दोनों सेम है या नहीं वो पहले चेक करेंगे, ठीक है फ्रेंड्स। देखिए तो इसके लिए सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, तो एक इजी ट्रिक आपको सिखा रहा हूं मैं। देखिए जैसे कि हमने देखा फ्रेंड्स, आपने जैसे कि वहाँ पर देखा कि Zn प्लस H2SO4, ठीक है, तो हमें क्या मिल गया फ्रेंड्स, ZnSO4 प्लस H2, ठीक है फ्रेंड्स, ये हमें मिल गया। तो अब हम क्या करेंगे, तो सबसे पहले तो हमें यहाँ पर एक कोष्टक बना लेना है, ठीक है, कोष्टक बना लेना है। तो कोष्टक बनाने कैसा, तो हम लिख देंगे एलिमेंट, ठीक है। एलिमेंट कौन से हैं फ्रेंड्स, तो सबसे पहले तो एलिमेंट है Zn, दूसरा एलिमेंट है हाइड्रोजन, तीसरा एलिमेंट है सल्फर, ओके, चौथा एलिमेंट है ऑक्सीजन। ओके फ्रेंड्स, सबसे पहले तो हम जो भी एलिमेंट्स होते हैं वो लिख देंगे, ठीक है। ओके इसके बाद में यहाँ पर देखिए एलिमेंट्स एटम्स ले लेते हैं कहाँ के, रिएक्टेंट्स में। सबसे पहले तो रिएक्टेंट्स की बात कर लेते हैं, ठीक है ना, और यहाँ पर लिख देते हैं एटम्स इन प्रोडक्ट, ठीक है। चलिए एटम्स इन किस में फ्रेंड्स, रिएक्शंस में, और दूसरी साइड हमने क्या लिख दिया, एटम्स इन प्रोडक्ट में, ठीक है, एवरी एलिमेंट। चलो
सबसे पहले तो हम Zn की बात करते हैं, जिंक की। तो जिंक यहाँ पे हमें दिख रहा है, तो ओनली वन है, ओनली वन है ना। रिएक्टेंस में हम जिंक की बात कर लेते हैं, ओनली वन। तो यहाँ पे कहीं जिंक नहीं है। ओके, जिंक की बात करें यहाँ पर, तो यहाँ पर भी जिंक कितना है फ्रेंड्स प्रोडक्ट में, ओनली वन। ठीक है, हो गया। चलिए हाइड्रोजन की बात कर लेते हैं। तो हाइड्रोजन देख सकते हैं आप, यहाँ पर कितना है, 2। तो यहाँ पे हाइड्रोजन 2 रिएक्टेंस में। यहाँ पर हाइड्रोजन की बात कर रहे हैं, यहाँ पर भी हाइड्रोजन 2 इन अ प्रोडक्ट लिख दिया हमने। ओके, बात कर लेते हैं सल्फर की। तो सल्फर हम यहाँ पे देख सकते हैं आप, ओनली वन। तो रिएक्टेंस में हम लिख देंगे ओनली वन। प्रोडक्ट में हम देख लेते हैं ओनली वन। ठीक है फ्रेंड्स, ऑक्सीजन की बात कर लेते हैं। ऑक्सीजन जो हमारा यहाँ पर है 4, और यहाँ पर ऑक्सीजन है, रिएक्टेंस में पहले लिख देते हैं ऑक्सीजन 4। ओके, और इसी तरह से ऑक्सीजन जो प्रोडक्ट में है कितना है, 4। ठीक है, तो आप देख सकते हैं फ्रेंड्स यहाँ पर। अब हमें कोष्टक देखना है, ठीक है, इक्वेशन से हमें अब कुछ लेना देना नहीं। देखो सबसे पहले तो हम Zn की बात कर लेते हैं। तो जिंक एटम्स इन रिएक्टेंस 1 है, प्रोडक्ट में भी 1 है। ओके चलो ये कंप्लीट हो गया, गुड। हाइड्रोजन की बात कर लेते हैं। हाइड्रोजन यहाँ पर 2 है, यहाँ पर भी 2 है, ये भी कंप्लीट हो गया। ओके ना फ्रेंड्स। सल्फर जो यहाँ पर 1 है, यहाँ पर भी 1 है, ये भी कंप्लीट हो गया। और ऑक्सीजन यहाँ पर 4 है, यहाँ पर भी 4 है, ये भी क्या हो गया, कंप्लीट हो गया। ओके फ्रेंड्स, देखिए ओके, तो ये जो इक्वेशंस हमने देखी ये जो इक्वेशंस क्या थी फ्रेंड्स, हमारी एकदम बैलेंस इक्वेशंस। ठीक है, क्यों, क्योंकि एटम सम रिएक्शन, एटम ऑफ प्रोडक्ट दोनों सेम। हाइड्रोजन की बात, ईच एवरी एलिमेंट की बात कर लेते हैं, तो ये दोनों हमें क्या मिल रहा है, सेम मिल रहा है। तो ये जो हमारी इक्वेशन हो गई, ये इक्वेशन हमारी कैसी हो जाएगी, बैलेंस इक्वेशन। ठीक है, ओके। लेकिन एक एग्जाम्पल के रूप में हम दूसरी इक्वेशन आपको बैलेंस करना मैं सिखाता हूँ। देखिए जैसे कि दूसरी इक्वेशन हम ले लेते हैं फ्रेंड्स। Fe, देखिए यहाँ पे सेकंड इक्वेशन आपको दिख रही होगी, Fe प्लस H2O, Fe3O4 प्लस H2। ठीक है ना फ्रेंड्स, चलिए हम यहाँ पे लिख देते हैं सेकंड इक्वेशन हमारी कौन सी, Fe प्लस H2O गिव्स, हमें क्या मिला, Fe3O4 प्लस H2। ओके फ्रेंड्स, एक बार चेक कर लेते हैं, Fe प्लस H2O, Fe3O4 प्लस H2। ओके चलिए देखो सबसे पहले तो मैंने जैसे आपको सिखाया कि हम क्या करेंगे, एक टेबल बना देंगे। देखिए कैसा टेबल फ्रेंड्स, सबसे पहले लिख देंगे एलिमेंट्स। ओके, दूसरी बात एटम्स इन रिएक्टेंस। ओके, इसके बाद में एटम्स इन प्रोडक्ट। ओके चलिए सबसे पहले एलिमेंट लिख लेते हैं। तो एलिमेंट है हमारा Fe, इसके बाद में हाइड्रोजन, इसके बाद में ऑक्सीजन। ठीक है फ्रेंड्स, 3 टाइप्स हैं। ओके, अब देखते हैं
Fe हमें रिएक्टेंस में कितना दिख रहा है फ्रेंड्स? ओनली 1, तो लिख देते हैं ओनली 1। यहाँ पर प्रोडक्ट की बात करते हैं तो Fe हमें कितना दिख रहा है फ्रेंड्स? 3। ओके, हाइड्रोजन की बात करते हैं, हाइड्रोजन कितना है यहाँ पर फ्रेंड्स? 2, तो यहाँ पे हाइड्रोजन 2 लिख देते हैं। यहाँ पर हाइड्रोजन की बात करते हैं फ्रेंड्स, तो यहाँ पर भी हाइड्रोजन हमें कितना दिख रहा है? 2, ये भी हमने 2 लिख दिया। ओके, ऑक्सीजन की बात करें तो ऑक्सीजन यहाँ पे हमने ओनली 1 है। यहाँ पर ऑक्सीजन की बात कर ले तो ऑक्सीजन क्या है? 4। ठीक है, चलिए सबसे पहले तो देखते हैं कि ये इक्वेशन बैलेंस है या नहीं। ठीक है ना फ्रेंड्स? देखो Fe रिएक्टेंस में देखें तो ओनली 1, लेकिन प्रोडक्ट में हम देखें तो 3 है, तो ये भाई हमें ठीक करना पड़ेगा। हाइड्रोजन की बात कर लें तो हाइड्रोजन रिएक्टेंस में भी 2 और प्रोडक्ट में भी 2, तो ये कंप्लीट है। ओके, ऑक्सीजन की बात कर लें तो ऑक्सीजन रिएक्टेंस में ओनली 1 है लेकिन प्रोडक्ट में ओनली क्या है? 4 है। ठीक है, देखिए यहाँ पे प्रोडक्ट में हाइड्रोजन जो है, ऑक्सीजन जो है 4 है। ठीक है, अब हमें क्या करना पड़ेगा फ्रेंड्स? इक्वेशन कंप्लीट करनी पड़ेगी, बैलेंस करनी पड़ेगी। तो हम क्या करेंगे? यहाँ पर ये 4 है। ठीक है फ्रेंड्स, तो आप थोड़ा सोचिए, तो हमें यहाँ रिएक्टेंस में 4 करने के लिए हम क्या करेंगे? तो इससे हम 4 से क्या कर देते हैं फ्रेंड्स? मल्टीप्लाई कर देते हैं। ठीक है, क्या कर देते हैं? 4 से मल्टीप्लाई। ओके, कर दिया। चलिए अब देखते हैं हम वापस से। ओके, और एक दूसरी चीज़ भी कर सकते हैं ना फ्रेंड्स। ऊपर देखिए, यहाँ पर ये 3 है, यहाँ पे ओनली 1 है, तो इसे भी हम क्या कर देते हैं? 3 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। ओके, तो कुछ हो सकता है। चलिए देखते हैं क्या होगा। तो हमने क्या किया? Fe को रिएक्टेंस में 3 से मल्टीप्लाई किया, तो ये Fe हो गया रिएक्टेंस में। तो हम इसे किस तरह से लिखेंगे फ्रेंड्स? देखिए, हम इसे इस तरह से लिखेंगे, 3 Fe, ठीक है, प्लस H2O। तो H के साथ तो हमने यानी कि इधर तो कुछ हमने किया नहीं। ठीक है, H2O गिव्स सर आप बंद चाहिए कैमरा। हाँ, ओके, देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर हमने 3 मल्टीप्लाई किया रिएक्टेंस में, तो हमने लिख दिया यहाँ पे 3 Fe। ठीक है, ओके, इसमें एक बात आपको याद रखनी पड़ेगी हमेशा कि जो भी आप यहाँ पे मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो आप हमेशा यहाँ पर जो एलिमेंट है इसके आगे की साइड में लिखेंगे। ठीक है, ना कि आप ऐसा लिख सकते हैं Fe3। ओके, ये रॉन्ग है। ओके फ्रेंड्स, देखिए यहाँ पे हमने इस Fe को 3 से मल्टीप्लाई कर दिया। गुड, अब बात कर लेते हैं H में। तो हमने कुछ किया नहीं, लेकिन O को हमने किससे किया? 4 से मल्टीप्लाई किया है। ठीक है ना, तो हम ऐसा नहीं लिख सकते यहाँ पर 4 लिख दें। ठीक है, ये क्या हो जाएगी? रॉन्ग मेथड हो जाएगी। तो हम यहाँ नहीं लिखेंगे, कहाँ लिखेंगे फ्रेंड्स? 4 हमें यहाँ पर लिखना पड़ेगा। ठीक है, ठीक है, ओके। यहाँ पर रिएक्टेंस में बात कर लेते हैं प्रोडक्ट में, तो भाई Fe2O3, यहाँ पर हमें कुछ किया नहीं, तो देख लेते हैं H2SC कैसे। ठीक है, ओके फ्रेंड्स, अब जो फर्स्ट इक्वेशन है उसे हम भूल जाएंगे। अब हमारा फोकस कहाँ पर रहेगा? ओनली
सेकंड इक्वेशन पे, ठीक है। देखिए ओके, अब सेकंड इक्वेशन बैलेंस है या नहीं वो देख लेते हैं। तो वापस से क्या करेंगे हम बेटा, एलिमेंट हमारे तो बदलने वाले हैं नहीं, FeH और O, ठीक है। इसमें एटम्स इन रिएक्टेंस, और एटम्स इन प्रोडक्ट, ठीक है ना फ्रेंड्स। देखो Fe कितना है फ्रेंड्स, यहाँ पे देख लेते हैं हम, आपको दिख रहा हो तो थोड़ा नीचे लिख लेते हैं, FeH और O, ठीक है। चलिए अब Fe देखते हैं, यहाँ पर कितना है फ्रेंड्स Fe 3, तो लिख देते हैं 3 Fe। यहाँ पर Fe कितना है फ्रेंड्स 2, तो ये Fe2 हो गया, ठीक है। यहाँ पर Fe कितना है, अरे H की बात कर लेते हैं, हाइड्रोजन की बात कर लेते हैं। तो हाइड्रोजन यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो H मल्टीप्लाई H2 मल्टीप्लाई 4, तो हाइड्रोजन के एटम्स कितने हो जाएंगे फ्रेंड्स, टोटल 8 हो जाएंगे, ठीक है। यहाँ पर हाइड्रोजन के एटम देखो तो आप फ्रेंड्स कितने हैं, ओनली 2, ठीक है। ओके, ऑक्सीजन की बात कर लेते हैं। तो ऑक्सीजन जो है वो इसके साथ मल्टीप्लाई में है, तो ऑक्सीजन हमारा यहाँ पर कितना हो गया फ्रेंड्स 4, और यहाँ पर ऑक्सीजन कितना है, ओनली 3, ठीक है ना फ्रेंड्स। अब देखिए कहीं कुछ हो रहा है, Fe3O4, ठीक है। ये देख लेते हैं थोड़ा, देखो अब हमने यहाँ पर Fe3 यहाँ पर भी, और ये थोड़ी मिस्टेक हो गई, यहाँ पर भी Fe कितना है फ्रेंड्स 3, ऑक्सीजन यहाँ पर 4, और ऑक्सीजन यहाँ पर भी 4, ठीक है। ओके, अब बात सिर्फ क्या कर लेते हैं हम, हाइड्रोजन की बात कर लेते हैं फ्रेंड्स। देखिए हाइड्रोजन यहाँ पर ये 3 है, इन ए रिएक्टेंट इन ए प्रोडक्ट 3, ये कंप्लीट हो गया फ्रेंड्स। ऑक्सीजन की बात कर लेते हैं, तो ये 4 है, ये भी 4 है, ऑक्सीजन भी कंप्लीट, ओके। हाइड्रोजन की बात करें तो हाइड्रोजन यहाँ पे 8 है, और यहाँ पे ओनली कितना है फ्रेंड्स 2, तो यहाँ पर हमें क्या करना पड़ेगा, देखिए प्रोडक्ट में कम है, तो हम प्रोडक्ट में क्या कर देते हैं फ्रेंड्स 4 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो 8 कंप्लीट हो जाएगा, ओके। तो हमें नई इक्वेशन मिल गई, कौन सी मिल गई फ्रेंड्स, देखिए कि Fe में कोई चेंज किया नहीं, तो Fe ऐसे की ऐसे, तो 3Fe प्लस, ओके। 4H2O, रिएक्टेंस में कोई चेंजेस नहीं, तो इसी तरह से लिख दो 4H2O गिव्स, हमें क्या मिला Fe3O4, तो Fe3O4 प्लस ऑक्सीजन में हमने, अरे सॉरी, हाइड्रोजन में हमने क्या किया, तो प्रोडक्ट में हाइड्रोजन को हमने 4 से मल्टीप्लाई किया, तो हम लिख देते हैं यहाँ पर ये हो गया हमारा H2, उससे हमने क्या किया 4 से मल्टीप्लाई किया, ठीक है फ्रेंड्स। चलिए देखते हैं, अब ऊपर की इक्वेशन सब भूल जाएंगे, चलो इसके लिए चेक करें। तो भाई ये हमारे एलिमेंट्स
ठीक है, यहाँ पे एटम्स इन रिएक्टेंस, ठीक है। और दूसरा हम देख लेते हैं एटम्स इन प्रोडक्ट, ठीक है। चलिए सबसे पहले तो एलिमेंट लिख लेते हैं। तो एलिमेंट तो जो पहले थे वही रहेंगे, FeH और O, ठीक है। एटम्स इन रिएक्टेंस की बात कर लेते हैं। तो देखो Fe कितना है फ्रेंड्स, 3, तो 3 हो गया। एटम्स इन प्रोडक्ट Fe कितना है, 3, तो ये 3 हो गया, ठीक है। हाइड्रोजन की बात कर लें तो हाइड्रोजन 4 2 8 हो गया रिएक्टेंस में। हाइड्रोजन यहाँ पे बात कर लेते हैं, 4 2 8 इन अ प्रोडक्ट में, ठीक है। ऑक्सीजन की बात कर लेते हैं, ऑक्सीजन 4 × 0 यानी 4। ऑक्सीजन की बात कर लेते हैं यहाँ पर प्रोडक्ट में, तो 4। चलिए अब हम इसे क्या करते हैं, चेक करते हैं। क्या करते हैं फ्रेंड्स, चेक करते हैं। देखिए रिएक्टेंस में 3 एटम्स Fe के, यहाँ पर भी 3, ये कंप्लीट। यहाँ पर 8, यहाँ पर 8, ये भी कंप्लीट। यहाँ पर 4, यहाँ पर 4, ये भी कंप्लीट। ओके, तो हमें अब क्या करना है, तो अब हमारा एक फाइनल डिसीजन आएगा कि हमने ये इक्वेशन को क्या कर दी, बैलेंस कर दी। कौन सी इक्वेशन फ्रेंड्स, तो 3Fe + 4H2O gives Fe3O4 + 4H2। ओके फ्रेंड्स, तो ये जो हमारा हो गया, ये जो हमारी इक्वेशन हो गई, ये इक्वेशन क्या हो गई बेटा, हमारी बैलेंस इक्वेशन, ठीक है। ओके, और जो ऐसी जो ये जो मेथड मैंने यहाँ पे सिखाई, ठीक है, तो इस मेथड को हम क्या कहते हैं, हीट एंड ट्रायल मेथड। कौन सी मेथड कहते हैं बेटा, हीट एंड ट्रायल मेथड। ओके फ्रेंड्स, तो आज हमने क्या क्या सीखा, तो केमिकल रिएक्शंस किससे कहते हैं, केमिकल रिएक्शंस क्या होती है, केमिकल इक्वेशंस कैसे लिखते हैं, बैलेंस इक्वेशंस, अनबैलेंस इक्वेशंस, अगर अनबैलेंस इक्वेशंस हो तो उसे बैलेंस क्यों करना पड़ता है, कैसे करते हैं, हीट एंड ट्रायल मेथड, ठीक है ना फ्रेंड्स। तो ये सब आज हमने सीखा। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू, गुड लक। हाँ सर।